यहाँ आने का मेरा मकसद है कि एक इंटरनेशनल संस्था है जिसकी इनर व्हील एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंग्लैंड की मार्गरेट गोल्डिंग उन्होंने शुरू की थी जनवरी 1924 में। 101 साल पहले। उस वक़्त क्या होता था कि दुनिया में रोटेरियन क्लब्स होते थे और इंग्लैंड में तो सबसे ज़्यादा रोटेरियंस क्लब्स होते थे। उसमें सिर्फ आदमी ही, पुरुष लोग ही मेंबर बन सकते थे, महिला नहीं कोई बन सकती। तो वो रोटेरियन जब जाते थे क्लब में तो पत्नियों को बाहर बिठाते थे, तो मर्द लोग। तो ये औरतें सोचती थी कि भाई हम में क्षमता है सोशल काम करने की मर्दों से ज़्यादा, तो हम तो मेंबर ही भी नहीं हैं। तो ये रोटेरियन, ये एक नर्स भी थी लेकिन रोटेरियन की वाइफ थी और वो अमीर था, इसका पति फिलंथ्रोपिस्ट था। तो उसने इन सब लेडीज़ को कहा कि हम भी एक संस्था बनाएं इसके मुकाबले में। तो उन्होंने ये संस्था बनाई इनर क्लब एसोसिएशन की बनाई 101 साल पहले। और फिर उन्होंने उसके ढांचा बनाया कि ये क्या करेगी, कि सोशल काम करेगी, गरीबों की सेवा करेगी, मित्रता बढ़ाएगी, नेशनल और इंटरनेशनल मित्रता बढ़ाएगी और सब सोशल काम करेगी। तो वो जो सोच थी, आज ये संगठन 100 से ज़्यादा देशों में है। हमारे देश में भी 50 साल पहले ये संगठन बना, उसकी ब्रांच बनी इंटरनेशनल। यहाँ इसका नेशनल प्रेसिडेंट होता है, फिर इनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है। लेकिन इनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे सरकारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरह नहीं होता। जैसे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उत्कर्षा पाठक, यहाँ की जो होस्ट है, तो वो 3 स्टेटों की है। उसमें गोवा पूरा स्टेट है, महाराष्ट्र आधा आधा, कर्नाटका। जैसे मैं जम्मू कश्मीर की बताता हूँ कि वहाँ की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो 3 स्टेट उसमें है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूरा हिमाचल, लेकिन नाम है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। लेकिन उसके अंदर 3 स्टेट है, 3 स्टेटों में। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स होते हैं उसके, जो पावरफुल होते हैं। जैसे मैंने बताया उत्कर्षा पाटिल जी यहाँ प्रेसिडेंट है, होस्ट हैं, यही की है हमारे कोल्हापुर की। और फिर इनके पास क्लब्स हैं, जैसे रोटरी क्लब्स हैं इनके पास भी। तो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 60,000 के करीब इनके लेडीज़ के क्लब्स हैं। तो ये बहुत दुनिया का एक बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मान्यता यूनेस्को ने भी दिया है, यूनाइटेड नेशन में भी दिया है, तो बहुत काम करते हैं। तो चूँकि ये एक जिस भावना से ये काम करते हैं, तो इन्होंने हमें बताया कि 3 दिन का हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें देश भर से हमारे सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और नेशनल ऑफिस बेयरर्स और सब होंगी, तो ये 3 दिन में यहाँ होगा। तो आप इसमें चीफ गेस्ट आए, ये पहले दिन इनॉग्रेशन के दिन में आप चीफ गेस्ट रहिए। तो उसके लिए मैंने आया, इस भावना से कि अगर हमारे देश की महिलाएं, ये संगठन इनर व्हील इतना अच्छा काम करता है। कल भी उन्होंने कई रिक्शा बांटे और कई लिम्स जो हैं तकरीबन 100-150 के करीब पूरे महाराष्ट्र से लोग आए थे, उनको टांगें पाँव वो बांटे। तो इस तरह से बहुत सोशल
काम ये संगठन करता है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ आपके द्वारा पूरे नेशनल संगठन को, इंटरनेशनल इनरव्हील के और ये डिस्ट्रिक्ट के, ये 3 राज्यों के जो डिस्ट्रिक्टों के प्रेसिडेंट हैं उत्कर्षा जी, उनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और करते रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि मीडिया भी, ये क्या है कि कई संगठन बहुत कागजी होते हैं, बहुत सारे हमारे देश में भी कई संगठन बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई संगठन खाली दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा ये संगठन बहुत ही ज़मीन पे काम करता है, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर गुजरात तक, लेकिन इसकी पब्लिसिटी नहीं होती। तो हमें मीडिया को भी और जो हम पार्टीज़ चलाते हैं उनको भी अपने अलावा भी अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको पब्लिसिटी देना चाहिए। ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मीडिया की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? ये कि हम उसको पब्लिसिटी दें कि वो उत्साह उनमें और बड़े अच्छा काम करने के लिए, तो देश का ही फ़ायदा होगा। हम जो राजनीति में रिटायर्ड हैं या एक्टिव हैं, हमको भी राजनीति से ज़्यादा जो सोशल काम करते हैं, जहाँ पॉलिटिशियन नहीं पहुँचते हैं, सोशल संगठन पहुँचते हैं, तो वो अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उनकी सराहना करनी चाहिए, उनके अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको पब्लिसिटी देना चाहिए ताकि उत्साहित हो जाएं वो लोग, चाहे वो औरतें हों या मर्द। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनरव्हील संगठन है, इसको पब्लिसिटी देने की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ताकि वो उत्साहित हो जाएं हमारी बहनें, लड़कियां, और वो समाज का काम कर। मुझे तो यही बोलना था। आपण जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री राहिलेला आहात। सध्या पहलगाम जो दहशतवादी हल्ला झालेला होता, त्यानंतर अनेक मोठी पर्यटन स्थळं जी आहेत ती तिथली बंद करण्यात आलेली आहेत। त्यामुळे तिथल्या हॉटेल व्यावसायिक असतील किंवा एकूणच पर्यटन व्यवसायावरती खूप मोठी गदा आलेली आहे। त्यामध्ये प्रामुख्याने जर पाहिलं तर दूध पादरी, युसमार्ग असे बरेचसे मोठी पर्यटन स्थळ आहेत। तर आता सध्याची परिस्थिती काय आहे, ही पर्यटन स्थळ कधीपर्यंत सुरू होतील, काय असं वाटतंय तुम्हाला? एक अंदाज काय वाटतोय या संदर्भात? देखिए, सबसे ज़्यादा देश को नुकसान तो हुआ ही कि जहाँ जहाँ से वो पर्यटक आए थे और उनको वहाँ मारा गया, वो तो बहुत ही बुरा हुआ। तो वो तो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन उसका इमीडिएट असर जो है वो जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर पड़ा। कई सालों के बाद पर्यटन दोबारा शुरू हुआ था। दिन में 100 फ्लाइटें श्रीनगर आती जाती थी, 100, 50 आती थी, 50 जाती थी। मुंबई जाती थी, हैदराबाद जाती थी, बेंगलोर जाती थी, दिल्ली और के बीच में तो जैसे टैक्सी की तरह चलते थे जहाज सब। और इन्वेस्टमेंट भी, कई सालों से कश्मीर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी, तो पर्यटन चूंकि बढ़ रहा था तो कई सैकड़ों नए होटल्स, और ये नए जो होटल्स थे ये मोस्टली नॉन कश्मीरियों के थे। हमारे पूना के कुछ थे, बम्बई के कुछ हैं, बाकी जगह हैदराबाद, कलकत्ता से, पूरे देश भर से अच्छे होटल्स बनाने के लिए पहलगाम में और दूसरी जगहों में भी श्रीनगर के लिए उन्होंने बनाए थे। कुछ बन भी गए, कुछ तैयार हो गए, कुछ तैयार होने में थे। तो इन्वेस्टमेंट में आई थी। तो ये जो बीच में ब्रेक लग गई तो ज़ीरो पर्यटक हो गया। तो ज़ीरो पर्यटक होने के कारण एक तो वंचित रहे पर्यटक भी, वो जो ऐसी अच्छी जगह दान में, क्योंकि पीछे अब इतनी गर्मियाँ होती हैं, जो पहले इतनी गर्मियाँ नहीं होती जितने, तो लोग जाते थे, तो वो भी वंचित रहे उससे। दूसरा, हज़ारों नए बच्चों ने टैक्सियाँ ली हैं। आज हर किस्म के हमारे पर्यटक होते हैं, कोई
साधारण होता है, कोई अमीर होता है, वो अच्छी मर्सिडीज़ में जाना चाहता है, कोई दूसरी। तो लड़के जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्होंने नई नई गाड़ियाँ ली थी, 40 लाख की, 50 लाख की गाड़ियाँ, वो लोन लिया था, तो वो भी डूब गए सब। तो वो डूब गए, होटेलियर जो बने हैं वो डूब गए, और जो बना रहे थे आधे जिनके थे, जो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले थे, जो होटल बन गए थे या बना रहे थे या आधे रह गए थे, उनको भी भारी नुकसान हुआ। फिर जब पर्यटन एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर आदमी को लाभ होता है, दुकानदार को भी लाभ होता है, टैक्सी वाले को लाभ होता है, होटल वाले को लाभ होता है, रेस्टोरेंट चलाने वाले को, टी स्टॉल चलाने वाले को, कॉफ़ी हाउस चलाने वाले को, हर जो एक्टिविटी करता है उसको लाभ होता है। तो वो तमाम एक्टिविटीज़ बैठ गई। तो कुछ जगहें सरकार ने बंद कर दी थी, लेकिन बाद में वो सब जगहें खोली। लेकिन लोगों में अभी भी डर है, इसलिए नहीं जाते, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसमें 4 सीज़न आपको मिलते होंगे। एक तो स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। हमारे देश में एक ही जगह है कि यहाँ चारों सीजन्स या तो यूरोप में देखेंगे या कश्मीर में देखेंगे। जो स्प्रिंग होता है वो आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल तक होता है, जिसमें फूल ही फूल होते हैं। फलों के भी फूल होते हैं और जंगली फूल भी होते हैं, घास के फूल भी होते हैं, वो स्प्रिंग होता है। फिर समर होता है, फिर ऑटम। आजकल ऑटम है, आजकल जब तमाम पत्ते लाल हो जाते हैं गिरने से पहले, अब अगले महीने गिर जाएंगे दिसंबर में, तो फिर विंटर होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक घटना हुई, कभी कभी घटनाएं ऐसे कश्मीर में पिछले 30-35 सालों में कई दफ़ा इस तरह की घटनाएं हुई, कई लोग मारे गए। लेकिन उस घटना का ये मतलब नहीं है कि 2 रोज़ वो घटना होगी, वो एक दफ़ा हो गई। तो मेरा सबसे पर्यटकों को यही निवेदन होगा कि मुझे नहीं लगता है कि दोबारा कोई इस तरह की घटना होगी। अब तो सब सतर्क भी हैं, आर्मी सतर्क है, CRP सतर्क है, पुलिस सतर्क है, ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सतर्क हैं, लोग सतर्क हैं। तो इस तरह की घटना की कोई संभावना नहीं है, तो पर्यटकों को जाना चाहिए, आना चाहिए, ये निवेदन है मेरा। पिछले कुछ साल से आप बहुत ही देश की पूरी राजनीति और समाज नीति भी आपको अनुभव लिया है। अभी फिलहाल आम जनता के मन में एक सवाल ऐसा हो रहा है कि जिसके जब तक EVM इस चुनाव में EVM का इस्तेमाल हो जाता है, तब तक सरकार बदलने की संभावना कम है। भविष्य में हम गुलामी की तरफ शायद खींच जाएंगे, ऐसे एक डर आम आदमी को भी लगता है। तंत्र को इस्तेमाल करना ये चुनाव के लिए बहुत ही बड़ा धोखा माना जाता है, आपकी राय क्या है? देखिए, कई पार्टीज ने ये प्रश्न उठाया है, लेकिन कोई भी पार्टी इसको सिद्ध नहीं कर पाई है। एक तो ये प्रश्न है, और दूसरा चुनाव आयोग का ये कहना है, वो अलग पार्टियों को कहती है कि जब तुम जीतते हो तो तब तुम ये प्रश्न नहीं उठाते हो, तुम जब हारते हो तो ये प्रश्न उठाते हो। तो हमारे देश में सभी पार्टीज कम ज़्यादा, हर पार्टी सत्ता में है, कोई किसी कोने में है, कोई किसी कोने में है। और एक फेज़ होता है, एक फेज़ था जब हम लोग कांग्रेस में थे तो कांग्रेस ही थी, फिर एक फेज़ था कि रीजनल पार्टीज होगी, अब एक फेज़ है कि भाजपा का चल रहा है। तो इसमें एक ही कारण क्या हो सकता है ये मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन पार्टियों को, जो राजनीतिक दल हैं, उनको काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि जो पार्टी काम करेगी पहले दिन से
दो किस्म की पार्टियां हैं, एक जो पूरा 5 साल काम करती हैं, जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में काम करती हैं। तो जो पूरा 5 साल काम करती है, कोई भी, चाहे वो रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, तो उसको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ मालूम होती है। तो जो 5 साल नहीं काम करती, सिर्फ इलेक्शन के दिन में काम करती, उसको मालूम ही नहीं है कि हम कमज़ोर कहाँ हैं, स्ट्रांग कहाँ। तो मेरा निवेदन सभी पॉलिटिकल पार्टी से होगा कि पूरा निरंतर बराबर 5 साल काम करते रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों को भी फायदा होगा और राजनीतिक दलों को भी होगा। उसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है, आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से मोदी शाह का करिश्मा चल रहा है, तो 11 साल अभी थर्ड टर्म शुरू है। क्या ये भाजपा का करिश्मा, मोदी शाह का करिश्मा है, या ऑपोजिशन पार्टी वीक है, ऑपोजिशन लीडर स्ट्रांग नहीं है, उसकी क्या वजह है? आप देखें, मैं कितना अपोजिशन की किसी पार्टी से हूँ ना बीजेपी से हूँ, मैं बिल्कुल निर्दलीय हूँ, टोटल इंडिपेंडेंट। मैं अब ज़्यादा काम सोशल वर्क पे दे रहा हूँ, तो मैं इस विवाद में नहीं फंसता हूँ कि एक का साइड लूँ या एक पक्ष का या दूसरे पक्ष का। मैंने इसीलिए बताया कि सब पक्षों को अगर राजनीति में जिंदा रहना है तो पूरे 5 साल पहले दिन से ही काम शुरू करें। सर, धारा 370 के बाद कश्मीर में अभी क्या हालात है? कहा जाता है कि 2014 से देश एक मजबूत हाथों में सौंप गया है, ऐसा ही अब 370 पर जो मुझे बोलना था, तब मैं लीडर अपोजिशन था, मैं कई घंटे बोल चुका हूँ। वो मेरी तकरीर, वो मेरा भाषण यूट्यूब में अवेलेबल है। सर, आपने कांग्रेस से दूरी बना के आपकी खुद की पाटिल जी पार्टी बनाई थी। हाल ही में देखने को आया कि आपके पार्टी के 2 लोग फिर से कांग्रेस नहीं, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी पार्टी लास्ट ईयर भंग की है, तो वो उनको नहीं कहना चाहे हम पार्टी, जब पार्टी ही नहीं है तो वो अब गए था, वो 1.5 साल पहले हमने भंग कर दी है। तो आपका राजनीति में आप जिस उद्देश्य से चल रहे थे, आपका क्या भविष्य एनडीए के साथ? भविष्य बहुत हो गया, 75 साल अब हम कंप्लीट किए, तो अब कितने साल, कुछ दूसरा राजनीति के अलावा भी है। मंत्री रहे, हर प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर के साथ मंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, जनरल सेक्रेटरी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा समय तक रहे, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे। अब तो इसके राजनीति के अलावा भी 2/3 पॉपुलेशन है, जैसे आप लोग हैं, राजनीति थोड़ी करते हैं हम सब। समाज की सेवा करने के लिए कई अलग अलग साधन है और जाने का अवसर पावा, मतलब राजनीति में वही, सुबह भी शाम भी, घर भी वही, पार्लियामेंट भी वही, सुबह भी। तो इसमें जब अलग जाओगे सोशल में, आज हम जितने, जैसे मैंने यहाँ कहा, अभी कुछ दिन पहले मैं एक दूसरा प्रोग्राम था, वो भी किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, अभी इसी महीने में 3-4 जगह और हैं देश में जाने का। तो अलग लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है, अलग बातों पे बोलने का अवसर प्राप्त होता है, अलग बातें सुनने का हमें मौका मिलता है। तो हमें मिलता है, अब जन्म तो रोज़ रोज़ नहीं मिलना है, तो राजनीति की 75 साल, तो अब जो बचा है हमारे समय, जब तक ऊपर वाला ले नहीं जाए, तो तब तक दूसरे जो समाज में हमारे दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनको भी देखो, उनके साथ मिलके भी काम करो। सर, राजकारणामध्ये बरेच वर्ष तुम्ही आहात, की तुम्ही काल पण बोललात की खरं पाहिलं तर काँग्रेसशी तुमची नाळ खूप जोडलेली होती। आता देशाचा जर एकूणच माहोल बघितला, मोदी असतील, शाह असतील आणि ज़रा हिंदी में बोलो, मराठी भूल गई है। वो कह रहे हैं कि आपका कांग्रेस के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता है। आणि देशात देखो, काँग्रेस देशात जातीचं राजकारण, खूप धर्माचं राजकारण आहे ते होताना पाहायला मिळते। अनेक ठिकाणी दंगे होतात आणि कुठेतरी देश अस्थिर होताना पाहायला मिळतं, मग टीका टिप्पणी ती होत राहते। वो कह रहे हैं कि अभी आप कांग्रेस से बहुत दिनों से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी मोदी का राज है और मोदी के राज है अभी, और मोदी जी के राज में
रीजनल लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, इस पे बहुत सारे द्वंद्व होता है। दंगे वगैरह होते रहते हैं सर। दंगे होते रहते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं। नहीं, दंगे तो नहीं हुआ, जो सच है। उनका दंगे तो सर। देखो, दो चीज़ें। मैं कांग्रेस का तो मैं पैदा ही हुआ, सब उम्र में हो पैदा। कांग्रेस की लीडरशिप पर हमारा तो कुछ मतभेद रहा, प्रेजेंट लीडरशिप, और वो ख़त्म हो गया। अब हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमने छोड़ दिया तो अब हम क्यों मतभेद किया उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आज की सरकार के साथ हम चाहे राजनीतिक मतभेद रहे हो या ना हो, लेकिन दंगे नहीं होते। दंगे तो हर राज्य में हुए, मतभेद हो सकते हैं। तो दंगों का कारण कई कारण होते हैं। उसमें राजनीतिक दल और सरकार कभी नहीं चाहती है, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, वो बीजेपी की सरकार हो या कोई रीजनल सरकार हो, कोई सरकार दंगे नहीं चाहते। उसके कारण समाज में कुछ लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो इस तरह की चीज़ करते हैं कि तो जो दंगे भड़क उठते हैं। लेकिन ये सत्य है कि सरकार, प्रेजेंट सरकार एक्टिव है। मैं ये नहीं कहता पुरानी सरकारें एक्टिव नहीं थी, लेकिन ये दिखते भी एक्टिव है। तो मैंने कल इसी संगठन को बताया था कि भाई इनर व्हील को कि तुम काम बहुत करते हो लेकिन दिखता नहीं। तो मैंने कहा कि इसीलिए बहुत एक पुरानी प्रॉवर्ब है जुडिशरी के लिए, जिसने कहा है कि जस्टिस शुड बी, या सरकार के लिए जस्टिस शुड बी डन बट इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। कि आप जस्टिस करते हैं लेकिन दिखना भी चाहिए। तो इस संगठन को मैंने कल कहा था, इनर व्हील को, कि तुम काम अच्छा करते हो, पुण्य का काम करते हो, लेकिन किसको पता नहीं है। तो सरकार में भी पुरानी सरकारें भी काम करती थी लेकिन पता ही नहीं किसी होता था। आज की सरकार में इतना अंतर है कि जो करते हैं तो वो लोगों को पहुंचाते भी हैं उन तक। जैसे कांग्रेस में ही मैं अपनी बात करूँ, हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत नई चीज़ें ली, लेकिन लोगों को अभी तक भी पता नहीं, अभी तक भी नहीं पता। तो हमारी अपनी गलती थी कि हम मीडिया तक नहीं पहुंचा पाए। मोदी सरकारवर वारंवार असा आरोप होतो की देशातले कुठली इलेक्शन, अब वो देखो, अब वो सर जी, कानून जो पिछले कई साल से इस्तेमाल हो रहा है, वो एक अमीर लोगों के लिए एक अलग कानून है, और निचले लोग जो है उनको कानून के हिसाब में बहुत ही बार लगातार अत्याचार सहना पड़ता है, क्योंकि सालों साल कुछ खटले चलते हैं न्यायालय में, उनको न्याय जल्दी नहीं मिलता, और इसके वास्ते आम आदमी परेशान हो गया है। अभी अब देखिए वो न्यायालय, संविधान चेंज करना पड़ेगा, ऐसी चर्चा शुरू हो गई। अब वो न्यायालय को मैं भी देखता हूँ, हमारे जो भी नए चीफ जस्टिस आता है वो हमेशा कहते हैं कि पुराने इतने केसेस पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी उसका समाधान नहीं निकालता है, खाली कहते हैं। मैं न्यायालयों के बारे में आजकल यह देखता हूं कि जो करंट प्रॉब्लम है वो तो दूसरे दिन डिस्कशन हो रहा है, लेकिन जो 20 साल से जेल में है उसके बारे में कोई उसकी नंबर ही नहीं आता है सुनने के लिए। कोई हो गया, किसी को थप्पड़ यहाँ मारा बम्बई में, पुणे में, वो कल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, उसको हियरिंग शुरू हो जाती है, या हाई कोर्ट पहुंचता है या दूसरा। लेकिन जो 40 साल से जेल में है उसके बारे में कभी बारी नहीं आती है कि उसकी भी कोई सुनाई होती है। तो इस बारे में भी सरकार अलग है, न्यायालयों का काम है। न्यायालयों को भी ये मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि भाई पुराने केसेस पर कितना टाइम हमने लेना है, और ये जो डे टू डे केसेस होते हैं इस पर कितना समय लगना है। तो आज समय ज़्यादा लगता है, डे टू डे घटनाएं जो होती हैं उस पर चर्चा होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाय पीते हैं। वोट चोरी के बारे में क्या कहना है सर? वोट चोरी के बारे में क्या कहना है? किसके? वोट चोरी के बारे में। अब वोट चोरी 1 साल से हो रहा था, लेकिन साबित नहीं कर पाए, वो और भी वोटों से हार गए।
क्या करें हम? सर एक सवाल इसका मतलब है वो साबित नहीं हो धारा पाया। 370 साबित नहीं हो पाए। धारा 370 के बाद ऐसा लग रहा था 370 रिपील करने के बाद कि मिलिटेंसी जो है कश्मीर की कम हो रही है, लेकिन अभी हाल ही में जो मॉड्यूल फरीदाबाद मॉड्यूल जो आया उसमें हाईली एजुकेटेड लोग उसमें पकड़े गए, तो ये नया चीज इंडिया के सिलसिले में आया। देखिए ये नया इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में मिलिटेंसी और ये दो अलग चीज है। मिलिटेंसी वो है जो डे टू डे चले, रोज आज एक घटना हुई, कल दूसरी हुई, सुबह एक हुई, दोपहर में तीसरी हुई, शाम, वो है मिलिटेंसी डे टू। ये है एक साजिश। साजिश को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्लॉट नहीं, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी। तो इसकी घटनाएं, ये घटनाएं दुनिया भर में आज के वक्त में ये चल रही हैं और हमारा देश इससे अलग नहीं है। पाकिस्तान इसके पीछे लोग कम हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं वो इस तरह के कोई न कोई घटना, अब जैसे बम्बई की घटना हुई थी 2008 में, तो वो उसी दिन थोड़ी रची गई थी, पता नहीं कब से था, लेकिन सरकार को नहीं मालूम हुआ। अब ये अच्छी बात है कि ये पकड़ा गया, वरना कोई बड़ी घटना जरूरी नहीं कश्मीर में होती, देश के किसी हिस्से में होती। अब वो घटना पाकिस्तान ने न की थी, लेकिन कश्मीर में नहीं की, मुंबई में की। हमारे देश में भी कई ऐसी जगहें हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से घटनाएं हुई हैं, वो कश्मीर में ही सब नहीं हुई, देश के अलग अलग विभागों में की। तो इसमें हमें एक ही चीज़ देखना है कि जो फरीदाबाद में हुई, कि हमें बधाई देना चाहिए हमारी जो खुफिया एजेंसीज है कि उन्होंने शुरू में ही पकड़ लिया, इससे पहले कि कोई इतनी, जितना सामान है, इतनी बड़ी घटना होती तो बहुत भारी नुकसान होता। रेडिकलाइजेशन का जो इशू है, बच्चे इससे दूर कैसे रहे, इजीली हो गए इंटरनेट की वजह से और ये सब, तो बाहर का इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन जो एजुकेटेड बच्चे हैं, डॉक्टर, इंजीनियरिंग इसमें है, तो इससे दूर कैसे रहे, क्या कर सकते हैं समाज? अब ये समझ में हमारे में नहीं आया कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे देश में और दुनिया में भी, हमारे अमेरिका जैसे देश में भी ये घटनाएं आप रोज़ देखते, वहाँ लड़के ने मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, क्लास में बच्चों को मार दिया। कभी हम कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश में इतना शक्तिशाली देश, और ये तो हम ये नहीं कह सकते। उसके मुकाबले में हम संख्या भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई बेकार जो अनएम्प्लॉयड है वो करे तो समझ में आता है, लेकिन डॉक्टर्स ये करें जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो उसका मतलब है कि उनका दिमाग कितना खराब किया गया है उन देशों ने या उन खुफिया एजेंसियों ने। तो उसके लिए हमें बराबर समाज के हर एक आदमी को सतर्क रहना पड़ेगा, मीडिया से लेकर और जितने भी समाज सेवक संस्थाएं हैं उनको सतर्क रहना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि ये देश हमारा है और हमें अपने दुश्मनों से सतर्क रहना चाहिए, जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, विभाजन करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं, उनसे सतर्क रहना चाहिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे हमें बंटना नहीं चाहिए। ये एक जो समाज सेवक, जैसे कल की मैं बात बताता हूँ, ये इस तरह की संस्थाएं ये काम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाना है और नीचे तक ले जाना। कांग्रेस के बारे में बताइए कि जो कई भी राज्य में विधानसभा इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर जा रही है, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनमें से कुछ बदल हो जाए, किसी और के पास नेतृत्व की कमान दी, तो कांग्रेस को फिर अच्छे दिन आएंगे या क्या ऐसा ही चलते रहना चाहिए? क्या आपको लगता है कांग्रेस के बारे में, भविष्य के बारे में? यही स्टैंड सर का था, इसलिए तो सर निकले हैं। देखो, ये मैं जिस वक्त रिजाइन किया था, क्या क्या कारण है वो मैं सब बोल चुका हूँ। अब मैं छोड़ चुका हूँ तो मैं उनको क्यों एडवाइस करूँ? जब तक हम एडवाइस करते थे तो वो नहीं सुनी, तो अब हम बाहर हैं,
बाहर रहते भी आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? सर कर सकते हैं। देखिए, मैं एक मिसाल बताऊंगा। मैं किसी के फेवर में और किसी के हक में नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली एक मिसाल देता हूं। बीजेपी ने बिहार जीता और प्राइम मिनिस्टर अपने हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्होंने कहा कि बिहार इलेक्शन जीता, लेकिन अब हमारी तैयारी बंगाल की है। तो दूसरे राजनीतिक दल, मैं नाम नहीं लूंगा, जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा तो तब उस स्टेट में जाएंगे, हैं? तो कहां मुकाबला करें, हैं? सर आप महाराष्ट्र में हो, सर आप महाराष्ट्र में हो, तो इसलिए उनको अगर मुकाबला कर दें तो उनको भी पहले दिन से करना होगा ना। कोई भी राजनीतिक दल में कोई ABC नहीं बताता। सर अगर सर सेंट्रल में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या आप कांग्रेस को छोड़ देते? सेंट्रल में कांग्रेस की अगर सरकार बनती तो आप कांग्रेस छोड़ देते? सरकार का सवाल नहीं, हम विपक्ष में भी रह चुके हैं। हम संजय गांधी के वक्त में हम उस वक्त आए थे जब सब लोग, बड़े बड़े सीनियर लोग छोड़ के जा रहे थे 77 में, तब भी रहे। अटल जी के 8 साल वो रहे, तब मैं जनरल सेक्रेटरी रहा और साउथ की सब स्टेटें मैंने वापस कांग्रेस में लाई। तो ऐसा नहीं है कि हम अपोजिशन में थे भाग गए, हमने अपोजिशन में भी सरकारें वापस लाई कांग्रेस की, लेकिन काम वो उस तरह से चल नहीं रहा था। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, उदाहरण कि एक पार्टी है वो अभी इलेक्शन अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, सरकार बनाई नहीं और दूसरे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां हैं वो सो गई, हैं? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी फ्लाइट भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति अब देखा जाए तो अभी जो सत्ता है बीजेपी की, इसने पिछले साल कई सालों में कई पक्ष पार्टी के नेताओं को ईडी का प्रेशर दिया, कई ऐसे राजनीतिक तंत्र, दबाव तंत्र लिया, जिससे उन्होंने अभी गठबंधन किया। ये जो आने वाले लोकतंत्र में इसको क्या, आपकी क्या राय है इस सभी महाराष्ट्र की राजनीति? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, इसमें मेरी कोई राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मी सर्व माध्यमांचा आभार मानतो की शॉर्ट नोटीसमध्ये का असेना सगळेजण या प्रेस कॉन्फरन्सला आली आणि ब्रीफिंग झालं, त्याबद्दल सगळ्यांचे हार्दिक आभार आहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैंने पहले ही किया।